स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। मंथली एक्सपायरी के लिए हो जाइए तैयार, जहां पर हमने इस वित्त वर्ष की पहली एक्सपायरी में बाजार में जबरदस्त एक्शन फर्स्ट हाफ में देखा और सेकंड हाफ में थोड़ा कंसोलिडेशन है, बट फिर भी अच्छी तेजी के साथ बाजार बने हुए हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स पर। एक्सपायरी कहां पर होगी, आपको क्या रखनी है नजर, ये तो रहेगा आज का पूरा फोकस। साथ ही ढेरों ग्लोबल संकेतों पर रहेगी नजर। एफआईएस डीआईएस का एक्शन कैसा रहा है, आज की स्ट्रैटेजी अनिल जी आपको समझाएंगे और कुछ बेहतरीन स्टॉक से न्यूज और ट्रेडिंग आइडियाज आने वाले हैं। तो अगला आधा घंटा पावर पैक्ड रहने वाला है। इस समय पहले एशियन बाजारों में क्या चल रहा है ये नजर डाल देते हैं। सुस्ती का माहौल है, कुछ दिनों से वापस कंसोलिडेशन आपको ग्लोबल मार्केट्स में आते हुए दिख रहा है, थोड़ा करेक्शन आते हुए दिख रहा है। एसजीएक्स निफ्टी भी देखें तो हल्की गिरावट के साथ 17,800 के थोड़ा नीचे इस समय कारोबार होते हुए दिख रहा है। एशियन मार्केट्स में भी आपको थोड़ी कमजोरी दिख रही है। जापान के बाजार करीब 0.5% नीचे हैं। नए गवर्नर साहब का पहली मीटिंग है पॉलिसी की। इसके अलावा आप हल्की फुल्की नरमी बाकी एशियन बाजारों में भी देख रहे हैं। चीन और हांगकांग की बाजार भी बस खुलने की तैयारी में है, नरमी ही दिख रही है और बाकी एशिया में भी हल्की गिरावट के साथ ट्रेड हो रहा है। बट अमेरिकी फ्यूचर्स पर रखिए नजर। लगातार दूसरे दिन अमेरिकी बाजार कमजोर हैं, बट सुबह फ्यूचर्स आपको ठीक ठाक दिख रहे हैं। स्पेशली नैस्डैक फ्यूचर्स में 50 अंकों की तेजी है। डाउ फ्यूचर्स मामूली बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। कच्चा तेल कल की बड़ी गिरावट के बाद फिलहाल $78 पर ब्रेंट आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। $75 के नीचे आपको नाइमेक्स आते हुए दिखा है। तो कच्चे तेल से तो बड़ी राहत आई है। डॉलर इंडेक्स में भी ठीक ठाक ही एक्शन बन रहा है। तो क्या कुछ हुआ है कल शाम ग्लोबल बाजारों में और क्यों अमेरिकी बाजारों में लगातार दूसरे दिन आप कमजोरी देख रहे हैं, आज के लिए क्या कुछ संकेत हैं, आइए पहले ग्लोबल मार्केट्स पर ही पूरी डिटेल्स ले लेते हैं। नुपुर है मेरे साथ तैयार। नुपुर, गुड मॉर्निंग। बताएं, कल जब हम बंद हो रहे थे तो फ्यूचर्स तो अच्छे एक्शन में दिख रहे थे, फिर शाम को क्या हो गया अमेरिकी बाजारों में? गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप बता रहे थे, आज लगातार दूसरे दिन फ्यूचर्स ऊपर है और कल वापस से मार्केट में गिरावट थी क्योंकि बैंकिंग के जो कंसर्न्स थे वो अभी भी बने हुए हैं। फर्स्ट रिपब्लिक की बात करें तो लगातार दूसरे दिन 30% की बड़ी गिरावट उस स्टॉक में नजर आई थी क्योंकि जो कंसर्न्स बैंकिंग से जुड़े हुए चल रहे हैं वहाँ पे वो अभी भी बने हुए। लगातार दूसरे दिन इस स्टॉक में बड़ी गिरावट दिखी थी, लेकिन नैस्डैक कल संभला हुआ था, ऑफ हाइस से थोड़ा सा नीचे बंद हुआ लेकिन पॉजिटिव बंद होते दिखा था क्योंकि जो अर्निंग्स आ रही है, हैवी वेट अर्निंग्स आ रही है, वो अनुमान से काफ़ी बेटर आते अभी फिलहाल तो नज़र आ रही है। जैसे कि एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई थी फर्स्ट रिपब्लिक से जुड़ी, जहाँ पे वो ये मान रहे कि जो यूएस रेगुलेटर्स है वो एसेस कर रहे हैं इस बैंक को और हो सकता है कि इसे डाउनग्रेड कर दे फेड की जो लेंडिंग फैसिलिटी होती है उससे, जिसके चलते पहले मंडे को हमने एक दिन पहले देखा था कि 49% की गिरावट दिखी थी और कल 30% नीचे ये स्टॉक बंद हुआ था, जिसके चलते डाउ में कल करीबन 230 अंक की गिरावट नजर आई थी। लेकिन इन सबसे अलग अगर हम देखें रिपोर्ट्स, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो काफ़ी बेटर आ रहे हैं। इनफैक्ट S&P 500 की कंपनीज भी देखें तो वो अनुमान से बेटर रिपोर्ट दे रही है अपने क्वार्टर्स के। और जो अब डाउनग्रेड पिछले बार देखा था 15% के आसपास के अर्निंग्स डाउनग्रेड हुए थे। हालांकि बेटर रिपोर्ट्स तो आ रही है रिजल्ट्स की, लेकिन अभी भी अपग्रेड के संकेत थोड़े से दूर नजर आ रहे, तो ये भी एक कंसर्न दिख रहा है। लेकिन रिजल्ट्स की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कल आफ्टर आवर्स में भी हमने देखा था कि अच्छा जंप दिखा था और कल के ट्रेडिंग सेशन में 7% भागा था। अनुमान से बेटर रिजल्ट्स आते दिखे थे। साथ ही साथ मेटा ने अपने रिजल्ट्स दिए हैं क्लोजिंग में, तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं। इनफैक्ट गाइडेंस भी उनका अच्छा आया है 2023 का और आफ्टर आवर्स में करीबन 9-10% का उछाल स्टॉक में नजर आया, जिसके चलते नैस्डैक फ्यूचर्स आपको पॉजिटिव टेरिटरी में फिलहाल ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। आज आने वाले अमेजॉन इंटेल के नतीजे जहां पर रहेगी बाजार की नज़र, तो अर्निंग्स हैवी डे, साथ ही साथ मैक्रो से भी काफ़ी सारा डेटा आने वाला है क्योंकि आज यूएसए में देखेंगे तो Q1 का जीडीपी का डेटा आने वाला है जिस पे नज़र रहेगी। इसके अलावा यूरोप में भी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा आते दिखेगा अप्रैल का, तो यहाँ पर भी नज़र रहने वाली है। और कल यूरोप के बाजार में भी हमने देखा था कि वहाँ पे आधे से 1% की कमजोरी नजर आई थी। 10 साल की बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वहाँ पे हल्का सा उछाल था, 5 बेसिस पॉइंट ऊपर 3.45% के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट था, 101 के आसपास दिखेगा। और क्रूड में जैसे कि दीपांशु भी बता ही रहे थे कि क्रूड में एक बड़ी गिरावट दिखी थी, 3.84% की गिरावट आपको नजर आई थी और ये एक हमारे लिए पॉजिटिव होता है, हमारे बाजार के लिए पॉजिटिव होता है। नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर भी कल भारी उठापटक नजर आई थी। गोल्ड
गोल्ड एंड सिल्वर पे भी फोकस रहने वाला है, क्योंकि आज जीडीपी का डेटा आएगा। यहाँ से जो भी डेटा सामने आता है उसके चलते इस पे भी मूव आ सकती है। मेटल्स में भी देखें तो कल एक मिला जुला प्रदर्शन नजर आया था। तो ऑल इन ऑल अर्निंग्स हैवी डे था, उसका रिएक्शन के चलते नैस्डैक हैवी आईटी के चलते नैस्डैक पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुआ था। अभी भी फ्यूचर्स पॉजिटिव है क्योंकि मेटा के रिजल्ट्स अच्छा है, लेकिन आज भी रिजल्ट्स हैवी डे और मैक्रो से भी यूएस का जीडीपी डेटा आने वाला है। तो जीडीपी डेटा यूएस का आने वाला है, ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर बन जाता है आज के लिए। कुछ और आईटी नंबर्स आ ही रहे हैं। अमेजॉन पर रहेगी नजर, और मेटा जैसे आपने कहा पोस्ट मार्केट अच्छी उछाल है, शायद इसलिए आप देख रहे हैं कि नैस्डैक फ्यूचर्स फिर से आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं। देखते हैं आज शाम को कैसा एक्शन रहेगा। शुक्रिया नूपुर ये सारे डिटेल्स और अपडेट्स हमें देने के लिए। आइए एक बार नजर भी डाल देते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। और अच्छी बात यह है कि 7 दिनों की बिकवाली के बाद कल एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में आपने खरीदारी का आंकड़ा देखा है, और अच्छी खरीदारी करीब 1250 करोड़ की खरीदारी कल एफआईएस की तरफ से हुई है। 1-2 ब्लॉक डील्स भी थी, बट उसके अलावा अच्छा है कि 7 दिनों की लगातार गिरावट के बाद कल एफआईएस की तरफ से अच्छी खरीदारी हुई है कैश में। डीआईएस की तरफ से हल्की बिकवाली है 225 करोड़ की। फ्यूचर्स की बात करें तो बहुत सुस्त एक्शन निफ्टी फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स में आपने देखा था, सिर्फ 53 करोड़ की खरीदारी दिखी थी। इसके सामने स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 800 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से रही है। आइए समझते हैं ये सारा एक्शन, और आज एक्सपायरी के लिहाज से आपको क्या करना है, कहां रखनी है नजर, कैसे करनी है तैयारी, बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अप्रैल एक्सपायरी हमारे सामने है। सीरीज वैसे तो अच्छी रही, फर्स्ट हाफ स्पेशली काफी एक्टिव था। बताएं सर आज के लिए क्या क्या ध्यान में रखना है और कैसे करनी है तैयारी। गुड मॉर्निंग। देखिए संकेत थोड़ी सी कमजोरी के हैं और लगातार 2 दिन अमेरिकी बाजार कमजोर होते हुए दिखे हैं, और डर थोड़ा सा रिसेशन वाला है, थोड़ा बैंकिंग संकट है। यूं कहे कि बैंकिंग शेयरों के गिरने का जो है वो थोड़ा सा बाजार पर असर तो डालेगा ही, और वैसे भी एक्सपायरी का दिन है, 3 दिन लगातार हम मजबूत रहे तो थोड़ा एक नीचे का आपको रुख देखने को मिलेगा, और वहां से फिर से आपको खरीदारी आती हुई दिखेगी। ये एक ट्रेंड हो सकता है। कल वैसे क्लोजिंग हमने 17,800 के ऊपर दिए, लंबे समय बाद फिर हम 17,800 को क्लोजिंग बेसिस पर ले पाए हैं। बैंक निफ्टी लगातार 3 दिनों से बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दे रहा है। तो वैसे ट्रेंड के लिहाज से आप देखेंगे, तकनीकी तौर पर देखें तो बाजार मजबूत है ही। ग्लोबल सपोर्ट नहीं है, लोकल सपोर्ट पूरा है, नतीजों का भी है, एफआईएस की तरफ से खरीदारी का भी है। इसलिए थोड़ी कमजोरी होगी, लेकिन सीमित कमजोरी होगी। वॉलेटिलिटी थोड़ा उतार चढ़ाव सिर्फ इस वजह से बढ़ेगा कि आप मंथली एक्सपायरी पर है। मेरा ये मानना है पहला सपोर्ट रेंज जो बाजार के लिए है वो है 17,700 17,750 का। ये आसानी से टूटने वाला है नहीं। इस रेंज में आने पर आपको हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी दोनों आती दिखेगी, और वो इसलिए दी कि 17,700 के आसपास खुद में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है एक्सपायरी के दिन। ऊपरी स्तरों पर 17,850 17,900 हल्की फुल्की रुकावट की जगह यहाँ पर आकर आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 42,800 के ऊपर कल हमें क्लोज मिला है, अच्छी क्लोजिंग कही जा सकती है। सो सपोर्ट अब आज के लिए बैंक निफ्टी पर जो रहेगा वो 42,450 से 42,600 का रेंज होगा। यहाँ पर मजबूत सपोर्ट आप मानकर चलिए, और ऊपरी स्तरों पर 43,950 से लेकर 43,075। ब्रॉडली आप ये कह सकते हैं कि 43,000 के आसपास जाकर कहीं बैंक निफ्टी रुकना चाहिए। तो इन लेवल पर रेंज पर नजर रखिए। हल्की फुल्की सुस्ती के साथ शुरुआत हो तो इंतजार करें सही लेवल पर आने का। अगर पहले बढ़कर आए तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करिए, और अगर पहले कमजोर हो जाए तो निचले स्तरों पर खरीदारी करके आप ट्रेड ले। तो अपने लेवल के इंतजार करके उसके बाद स्ट्रेटेजी करनी चाहिए। बिल्कुल करेक्ट लेवल्स का इंतजार करें। कल भी अनिल जी ने यही बताया था, और लेवल से बाजार घूमते हुए भी दिखे थे। आज भी अहम सपोर्ट लेवल्स पर आपको एक्शन दिख सकता है। शुक्रिया अनिल जी ये पूरी स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। एक बार मैं लेवल्स बता ही देता हूं अनिल जी ने आपके लिए क्या क्या कहे हैं। 17,700 750 की रेंज में आपको अच्छा सपोर्ट आते हुए दिख रहा है, और वहां से बाजार ऊपर भी आ सकता है। 17,850 17,900 की रेंज में आप थोड़ी मुनाफा वसूली देख सकते हैं। कल 17,800 के ऊपर आपको लंबे समय बाद क्लोजिंग मिली थी। बैंक निफ्टी की बात करें 42,450 42,600 ये आपके लिए अहम सपोर्ट लेवल्स बन जाते हैं। ऊपर की तरफ 42,950 से 43,075 तक आपको एक रेजिस्टेंस मिल सकती है। तो रेंज बाउंड सेशन रह सकता है। एक्सपायरी का एक्शन है, थोड़ी वॉलेटिलिटी एक्सपायरी रिलेटेड आपको आती हुई भी दिख सकती है, बट ओवरऑल बाजार का मूड माहौल ठीक है, और इंपॉर्टेंट लेवल्स पर आपको ट्रेडिंग के बढ़िया मौके भी मिल सकते हैं। इंडेक्स लेवल पर तो एक्शन आपको भरपूर दिख सकता है, बट स्टॉक्स लेवल पर भी काफी ज्यादा एक्शन आने वाला है, क्योंकि कई सारी
निफ्टी और वायदा कारोबार की कंपनीज के नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आते हुए दिखे हैं। कई सारे कैश नतीजे आए हैं और ढेरों खबरें भी हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। तो आइए, अरमान है हमारे साथ तैयार। अरमान, पहले तो नतीजों की बात करते हैं। दिग्गज इंश्योरेंस कंपनीज, कई सारे और नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए हैं, बताएं इनके बारे में पहले। बिल्कुल, कई सारे नतीजे आए हैं। जैसा कि आपने कहा, सबसे पहले बजाज फाइनेंस की अगर आप बात करें तो नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। एनआईआईज लगभग 30% के आसपास बढ़कर आई है। मुनाफे में भी लगभग 31% का आपको उछाल दिखेगा। और जीएनपीए देख लीजिए या एनएनपीए देख लीजिए, दोनों के क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको सुधार दिखेगा। जीएनपीए 1.14% से गिरकर 0.94% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और एनएनपीए की अगर आप बात करें तो वहां पर भी 0.41% से गिरकर 0.34% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। एचडीएफसी लाइफ, यहां पर अगर आप ओवरऑल अगर आप नतीजे देखेंगे तो नेट प्रीमियम इनकम में लगभग आपको 36% का उछाल है। वहीं अगर आप एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट की बात करें, एपीई की जिसे कहते हैं, वहां पे 69% का उछाल आता हुआ दिखा है। और वीएनबी मार्जिन देखें, वहां पर भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखा गया है, 27.4% से बढ़कर 27.6% आते हुए दिखे हैं। और जो टोटल अगर आप सोल्वेंसी रेशियो देखेंगे तो जो 176% है वो बढ़कर 203% आता हुआ दिखा है। अनुमान अगर आप देखेंगे तो लगभग 205% के आसपास का था। उसी के हिसाब से नतीजे आपको कंपैरेटिवली अच्छे दिख रहे हैं। एसबीआई लाइफ, यहां पर भी अगर आप नतीजे देखेंगे तो जो आपको परफॉर्मेंस है वो बढ़िया दिख रही है। नेट प्रीमियम अर्न में लगभग अगर आप देखेंगे 14% का उछाल है। एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट यहां पर भी आपको 10% का उछाल है। वीएनबी देखिए, वीएनबी जो हैं वो लगभग 30% के आसपास बढ़ते हुए दिखे हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप मार्जिन्स की बात करें, वीएनबी मार्जिन्स में आपको अच्छा उछाल देखा गया है। 25.9% से बढ़कर 30% के आसपास आते हुए दिखे हैं। अनुमान 27% का था, उस हिसाब से आपको नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। एलटीटीएस की बात करें तो यहां पर भी नतीजे जो हैं अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 2.3% के आसपास बढ़कर आई है। डॉलर आई की बात करें, वहां पर भी 3% की बढ़ोतरी है। मार्जिन जो हैं वो लगभग फ्लैट रहे हैं, 18.7% थे और 18.7% ही रहते हुए दिखे हैं। इंडस टावर, यहां पर अगर आप देखें जो हमारा अनुमान था उससे थोड़ा सा आपको शायद मिस आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आय लगभग फ्लैट ही रही है, 0.2% डाउन आती हुई दिखी है। मार्जिन्स अगर आपको दिखेंगे, मार्जिन्स में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखा गया है, पर अनुमान वही था कि अच्छे खासे मार्जिन्स जो है इंप्रूवमेंट के साथ ही आते हुए दिखेंगे। एस्टीमेट जो था वो 51.8% का था और जो मार्जिन्स आते हुए दिखे हैं वो 51% के आसपास के जो है वो आते हुए दिखे हैं। सिंजीन इंटरनेशनल, यहां पर नतीजे आपको मिक्स सेटअप दिख रहे हैं। अगर आप देखें, आय लगभग 31% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में थोड़ी कटौती आती हुई देखिए, 33% से गिरकर 32% के आसपास आते हुए दिखे, क्योंकि जो खर्चों में जो बढ़ोतरी है उसके चलते आपको थोड़ा मार्जिन्स में थोड़ा डेंट आता हुआ दिखा है। वोल्टास, यहां पर भी अगर आप नतीजे देखें तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको आय में लगभग 11% की बढ़ोतरी है। कामकाजी मुनाफे की बात करें, वहां पर आपको 16% की कटौती आती हुई दिखेगी। और इसी के चलते अगर आप देख रहे हैं मार्जिन जो है, मार्जिन्स में भी यहां पर आपको गिरावट है, 9.8% से गिरकर 7.4% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और अंत में कैनफिन होम्स की बात करें तो नतीजे ओवरऑल आपको अच्छे ही दिख रहे हैं। और निम्स में जो थोड़ा बहुत डिक्लाइन है वो एक्सपेक्टेड ही था। एनआईआईज लगभग 10% के आसपास बढ़कर आए हैं। मुनाफे में भी 35% का उछाल है। और एनएनपीएस की बात करें तो वहां पर अच्छा थोड़ा बहुत आपको इंप्रूवमेंट देखा गया है, 0.3% से गिरकर 0.26% पर आते हुए दिखे। ओके, तो ये है आपके लिए काफी सारे इंपॉर्टेंट खबरें जो नतीजे जो कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। आज के लिए अरमान बताइए कौन से नतीजे हैं और कौन से ट्रिगर्स हैं, ऑफ कोर्स और कौन सी खबरें लेकर आए हैं। बिल्कुल, आज भी कई सारे नतीजे हैं और उसी के साथ खबरें भी हैं। अगर आप देखें, निफ्टी में कई सारी कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखेंगे। एक्सिस बैंक, एचयूएल, बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा, विप्रो जैसी कंपनियां जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफएनओ में भी कई सारे स्टॉक्स हैं जिसमें कोफोर्ज, एलटीआई माइंट्री, एम्फेसिस, ट्रेंट ले लीजिए, एसीसी, लॉरिस लैब, इंडियन होटल, श्रीराम फाइनेंस देखेंगे जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। विप्रो पर ध्यान रखेंगे क्योंकि बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ शेयर बायबैक पर विचार है। और वेल्सपन इंडिया पर भी अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर भी सिमिलर आप नतीजों के साथ साथ जो है बायबैक और डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। हनीवेल ऑटोमेशन, यहाँ से एफएनओ से अगर आप देखेंगे उनका आखिरी दिन होता हुआ दिखेगा। और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जिनका राइट इशू जो है वो बंद हो जाएगा। उसी के साथ साथ निफ्टी इंडाइसेस में कुछ बदलाव होते हुए दिखेंगे आज की क्लोजिंग के बाद से, जिसमें निफ्टी 500 में बजाज इलेक्ट्रिकल्स और एडलविस फाइनेंशियल सर्विसेज बाहर आते हुए दिखेंगे। और उसके अंदर अगर आप जाएंगे उसमें आप एरिस लाइफ साइंस और एनएमडीसी स्टील है जो निफ्टी 500 में ऐड होते हुए दिखेंगे। निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात करें तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स वहां से बाहर होगा और आ जाएगा, ऐड हो जाएगा कोचिन शिपयार्ड। एक्स डेट है एबीबी इंडिया में जहां पर डिविडेंड है 5.5 का। और जो हमारे आरबीआई गवर्नर साहब हैं वो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में जो है संबोधित करते हुए भी दिखेंगे। उसी के साथ साथ आईपीओ अपडेट्स, अगर डे 2 की अपडेट अगर आप बात करें, क्योंकि मैनकाइंड फार्मा का अगर आप ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखें लगभग 90% के आसपास, 88% के आसपास जो है बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें क्यूआईबी का हिस्सा 1.9x टाइम्स बढ़ चुका है। और अगर आप एनआईएस की बात करें वो पूरा 1%
पूरा 1x हो चुका है और रिटेल का हिस्सा 25% बढ़ा है। अब आ जाते हैं खबरों पर। खबरों में सबसे पहले टाटा मोटर्स और क्यूमिंस पर ध्यान रखना है, क्योंकि कमिंस ने टाटा मोटर्स के साथ करार किया है। और करार किस चीज़ के लिए किया है? लो टू जीरो एमिशन टैग प्रोडक्ट्स के लिए जो है कंपनी ने करार किया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, यहाँ पर जो मीडिया रिपोर्ट्स है वहाँ पर क्लैरिफिकेशन आता हुआ दिखा है। उन्होंने एक बताया है कि डीजीजीआई की तरफ से करफ की अगर आप बात करें, कोई कारण बताओ नोटिस नहीं मिला है करों की चोरी के संबंध में जो ही अपडेट था। और FY23 में उन्होंने अपडेट दिया कि FY23 में डीजीजीआई ने कुछ खर्चों पर इनपुट जो जीएसटी क्रेडिट है क्लेम को लेकर कुछ जांच जो है शुरू की थी। आरवीएनएल, यहाँ पर भी एक अच्छी खबर आती हुई दिखी है। सरकार ने आरवीएनएल को नवरत्न का जो है वो दर्जा दे दिया है अब, और उसी के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कंपनी को नवरत्न सीपीसी में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। सिटी यूनियन बैंक, यहाँ पर डॉक्टर एन कामाकोड़ी की जो साहब हैं उनको दोबारा जो है एमडी और सीईओ पद पर 3 साल के लिए नियुक्ति को जो है आरबीआई से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और अंत में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, यहाँ पर 29 अप्रैल को फंड जुटाने के लिए विचार किया जाएगा, और वो आप क्यूआईपी, एफपीओ, राइट इश्यू, बाकी दूसरे जो भी तरीके हैं, बॉन्ड्स भी हैं उसमें, उनके जरिए जो है पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है। ओके, तो ढेरों खबरें हैं। एक और मैनेजमेंट रिलेटेड खबर हम देख रहे हैं। 2 दिनों से मैनेजमेंट रिलेटेड जो भी खबरें आ रही हैं, स्पेशली क्रॉम्पटन पर तो बड़ा एक्शन हमने देखा था, उसका रिएक्शन बाजार जरूर दे रहा है। तो सिटी यूनियन बैंक, यहाँ पर रखिए नजर। मौजूदा एमडी एंड सीईओ का पदभार 3 साल और बढ़ाने के लिए आरबीआई ने मंजूरी दे दी है। आइए बाजार पर थोड़ी और बातें करते हैं, कुछ स्टॉक्स के बारे में भी जानते हैं और आज के लिए कुछ ट्रेडिंग आइडियाज भी लेते हैं। आनंद राठी शेयर्स के मेहुल कोठारी हैं हमारे साथ तैयार। मेहुल, गुड मॉर्निंग। पहले तो इंडेक्स पर ही आपकी राय लेना चाहूंगा क्योंकि एक्सपायरी का भी दिन है। क्या करना है आज निफ्टी में, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आपके हिसाब से? गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज ट्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहूंगा कि आज नहीं तो कल के सेशन में देयर आर वेरी हाई चांसेस कि हम प्रॉफिट बुकिंग देखें मार्केट में, विच वाज मच नीडेड। के काफी अच्छा खासा रैली आ गया है, तो एक सटल अपसाइड के लिए भी एक प्रॉफिट बुकिंग जरूरी होती है। तो वो प्रॉफिट बुकिंग आज या कल के सेशन में हम देख सकते हैं। लेवल स्पेसिफिक की बात करें तो एज पर ओआई जो ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है निफ्टी में 17,900 के कॉल में बहुत ही ज्यादा था कल हमने देखा, तो वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। हम 17,800 के ऊपर बंद हुए, बट 17,850 और 17,900 निकलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, मुझे ऐसा लगता है। एट द सेम टाइम नीचे के सपोर्ट्स की बात करें दीपांशु, तो कल हमने बहुत ज्यादा एग्रेसिव पुट राइटिंग भी देखी। पहले तो 17,800 में थी, अब 17,700 में भी है। तो 17,700 तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। जो प्रॉफिट बुकिंग की मैं बात कर रहा हूँ, उस प्रॉफिट बुकिंग के चलते भी 17,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट साबित हो सकता है आज और कल के सेशन में। दीपांशु, बैंक निफ्टी की बात करें तो 43,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, वहां पर बहुत ज्यादा बिल्डअप है। तो मैं भी फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि आज 43,000 के ऊपर एक्सपायरी होगी। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बट 42,500 को भी देखना पड़ेगा, वो एक सपोर्ट है। तो इस दायरे में बैंक निफ्टी और निफ्टी भी एक दायरे में ही रहेगा, बट साथों साथ प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो प्रॉफिट बुकिंग ऊपर की लेवल्स को आपको आती हुई दिख सकती है। बैंक निफ्टी की लीडरशिप रही है, कल भी लीडरशिप बरकरार थी, बट थोड़ा ऊपरी स्तरों पर ध्यान देना जरूरी है और नई सीरीज में भी आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का एक्शन दिख सकता है। एक बजाज फाइनेंस पर आपकी राय लेनी थी क्योंकि दमदार नतीजे आए हैं, आज नतीजों पर रिएक्शन भी रहेगा। 2-3 दिनों से स्टॉक पॉजिटिव टेरिटरी में भी है। बजाज फाइनेंस के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे मेहुल? बजाज फाइनेंस पिछले कुछ दिनों में चला है। अभी परसों की ही बात करें तो एक ब्रेकआउट आया था, तकरीबन 6,000 के आसपास का एक वो ब्रेकआउट आया था। बट मैं समझता हूँ कि रिजल्ट के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करेगी, रिएक्शन कैसा रहेगा, रिजल्ट कैसा रहेगा। ओवरऑल सिर्फ चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा अपसाइड वाजिब है, तो यहाँ पर 6100 से 6200 तक के लेवल आ सकते हैं। बट इन केस अगर रिजल्ट में कोई गड़बड़ी हुई या कोई डिसअपॉइंटमेंट हुआ, तो मेरे हिसाब से 6,000 का एक सपोर्ट रहेगा जो ट्रेडर्स को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 6,000। तो जो भी लॉन्ग पोजीशंस है उसके चलते 6,000 के स्टॉप लॉसेस मेंटेन कीजिए, बिकॉज इवेंट है, रिजल्ट है, तो कभी भी स्टॉप लॉसेस बनाए रखने चाहिए। अपसाइड अगर आता है, पॉजिटिव सरप्राइज रिजल्ट आता है, तो 6100 से 6200 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ सेशन में। ओके, तो रखिए नजर, बजाज फाइनेंस आपको एक्शन में दिख सकता है। आज के आपके ट्रेडिंग कॉल्स कौन से रहेंगे मेहुल, ये भी बताइए। दीपांशु, मेरे जो ट्रेडिंग बैट्स हैं वो फर्स्ट है मेरा कंटेनर कॉर्प। कंटेनर कॉर्प एक
काफी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया है, एट द सेम टाइम काफी ओवरसोल्ड है, तो 609 के आसपास इसको लेने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि मी सीरीज में काफी अच्छा कर सकता है, तो 595 के स्टॉप लॉस से कॉनकोर लेने की सलाह रहेगी। अपसाइड का टारगेट मेरा 640 का रहेगा। दूसरा स्टॉक जो है वो है जुबिलेंट फूड। ये भी स्टॉक मुझे लगता है कि शायद आने वाले सीरीज में अच्छा करे। तो जुबिलेंट फूड्स 444 के आसपास से काफी ओवरसोल्ड है। यहाँ पर 420 के स्टॉप लॉस से जुबिलेंट फूड को लेना है। अपसाइड टारगेट रहेगा 480 का। ओके, तो यह है आपके लिए जुबिलेंट फूड जहां पर रखनी है आपको नजर। एक और साथ ही कॉनकोर में खरीदारी है, जुबिलेंट फूड में आपको कमजोरी दिख सकती है। एक और स्टॉक मेहुल आपकी राय लेना चाहूंगा, कोफोर्ज। अभी उसके नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, मुनाफे में 50% की हमने गिरावट देखी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर बात करें, रेवेन्यू इनका 5.5% बढ़कर आया है। एबिट में भी हमने यहाँ पर गिरावट देखी है करीब 24% की। एक बार जरा कोफोर्ज के चार्ट्स पर अपने लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दें। देखिए, कोफोर्ज इम्पोर्टेंट लेवल्स में जो कल का सेशन था उसका रेंज बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, यानी कि 3880 के आसपास का लो आप पकड़ के चलिए, वो एक स्टॉप लॉस पकड़ के चलिए या एक सपोर्ट मान के चले। और अपसाइड में 4000, ऑब्वियसली 4000 पे ऑप्शन राइटर्स थोड़े हावी रहेंगे, तो यहाँ पर 4000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा रिजल्ट के चलते। और मुझे लगता है कि अगर 3885 या 3880 जो कल का लो है वो ब्रीच होता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग इस काउंटर में भी आ सकती है। हालांकि रिजल्ट थोड़ा बहुत आपने कहा जैसे कि इतना भी खराब नहीं है, बट 3880 के स्टॉप लॉस मेंटेन करने से अपसाइड में 4000 का रेजिस्टेंस रहेगा कोफोर्ज को। ओके, तो यह है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स कोफोर्ज के, जहां पर आपको नंबर्स भी आते हुए दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी और स्टॉक्स पर बात करने के लिए। आइए एक बार कमोडिटी बाजार पर भी नजर डाल देते हैं। आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग। कच्चे तेल से ही करेंगे शुरुआत, क्योंकि कल शाम बड़ी गिरावट हमने आती हुई देखी है, थोड़ी मंदी की चिंता भी आई है, थोड़ा इन्वेंट्रीज का भी प्रेशर है। जरा बताएं, अब कच्चे तेल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होते थे? हमारे बाजार में 6200 तक गिर चुके हैं दाम। जी दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने क्रूड में गिरावट आती हुई देखी है। स्लो डाउन और डिमांड कम होने का फियर से क्रूड में गिरावट रही है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो क्रूड और इंडस्ट्रियल मेटल दोनों के अंदर ही गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला है। हमें लगता है कि आज भी जो ट्रेंड बना है वो थोड़ा नेगेटिव ही रहेगा। तो यहाँ पर बिकवाली की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि यहाँ पे करीबन 6300 के आसपास एमसीएक्स में बिकवाली करें। 6460 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 6100 तक हो सकता है। और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो हमें लग रहा है क्रूड के भावों में अभी डाउन साइड रहेगा। नीचे लग रहा है कि एक बार ब्रेंट $75 और WTI $72 तक के लेवल दिखा सकता है। तो फिलहाल अभी क्रूड में डिमांड की चिंता की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। तो और गिरावट आ सकती है कच्चे तेल के दामों में, यहां पर रखनी है आपको नजर। गोल्ड में क्या करना है? कल 60,000 के नीचे बंद हुआ था अनुज। और देखिए, गोल्ड डेफिनेटली आप देखेंगे तो गोल्ड और सिल्वर दोनों इसी रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। गोल्ड अगर आप देखेंगे तो अभी भी $1992 के आसपास है। कोई ऐसा बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिला है। काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है इसी रेंज में। बट जिस तरीके से अनसर्टेनिटी है तो उसका काफी हद तक सपोर्ट रहेगा। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी को यूज करना चाहिए। करीबन 59,700 में खरीदारी करें। 59,450 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 60,300 तक वापस देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि अगर हम इसकी रेंज देखें तो नीचे में 1980 और ऊपर में करीबन 2010 ये रेंज रहेगी। और हमें लग रहा है कि अगेन, क्योंकि आज जीडीपी के नंबर आने हैं यूएस की इकोनॉमी के, तो एक बाउंस बैक आ सकता है और ऊपर भाव अगेन 2005 से लेकर 2010 तक के डॉलर दिखा सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड में यूज कर सकते हैं। ओके, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड में यूज करें, यह है आपके लिए राय। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। 60,300 के लेवल्स गोल्ड पर आपको रिबाउंड में आ सकते हैं, हालांकि कच्चे तेल पर दबाव बना रहेगा। एक बार कोफोर्ज के नंबर्स भी ले लेते हैं, तो हमारे पास डिटेल्स में अब नंबर आ चुके हैं। करीब 6% आय बढ़कर आई है। 2055-56 करोड़ से बढ़कर 2170 करोड़ की आपको आय आती हुई दिखी है। बट मुनाफे में आपने बड़ी कटौती देखी है, ऑलमोस्ट आधा हो गया इनका मुनाफा। 225 करोड़ से घटकर 117 करोड़ का मुनाफा आया है। कामकाजी मुनाफे की बात करें या एबिट जो आईटी कंपनीज के लिए रहता है, वो भी घटकर आया। 25% की कटौती हुई है। 297 करोड़ से घटकर 224 करोड़ का आपका कामकाजी मुनाफा है। एंड ऑफ कोर्स उसकी वजह से मार्जिन्स पर भी प्रेशर पड़ा है। 14.5% से मार्जिन्स घटकर
10.3% के आए हैं। तो कमजोर नतीजे कोफोर्ज की तरफ से। देखते हैं आज स्टॉक पर कैसा रिएक्शन आपको आते दिखेगा। आई थिंक मुनाफे में कुछ एडजस्टमेंट है जिसकी वजह से इतना बड़ा कट आया है, वो भी निकालने की हम कोशिश करेंगे आपके लिए। आइए एक बार ब्रोकरेजेस पर भी नजर डाल देते हैं। इतने सारे नतीजे आए हैं तो क्या करना है दिग्गज ब्रोकरेजेस का, इस पर डालते हैं नजर। अरमान बताइए क्या कह रही हैं आज की कुछ टॉप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। जी, कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें मॉर्गन स्टैनली की बजाज फाइनेंस पर है। वो ओवरवेट तो मेंटेन कर रहे हैं और टारगेट रख रहे हैं 8000 का। गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो वहां पर भी बजाज फाइनेंस पे वो मेंटेन रख रहे हैं सेल, पर यहां पर टारगेट जो है वो उन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया है, 5725 से बढ़ाकर अगर आप देखें तो 6040 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली की मारुति सुजुकी पर रिपोर्ट आती हुई दिखी है, ओवरवेट को वो मेंटेन कर रहे हैं और टारगेट रख रहे हैं 11155 का। और उसी के साथ साथ गोल्डमैन सैक्स की मारुति सुजुकी पर भी रिपोर्ट है, न्यूट्रल जो है वो तो मेंटेन कर रहे हैं और टारगेट यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बढ़ाया है 8000 से बढ़ाकर अगर आप देखें तो 8900 कर दिया है। CLSA की HDFC लाइफ इंश्योरेंस पर अगर आप देखें तो रिपोर्ट आती हुई दिखी है, जो रेड्यूस है वो मेंटेन रख रहे हैं, पर टारगेट जो है वो उन्होंने बढ़ाया है, 500 से बढ़ाकर 560 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली की भी उन्हीं पर रिपोर्ट आती हुई दिखी है, ओवरवेट जो है वो मेंटेन रख रहे हैं और टारगेट यहां पर उन्होंने भी बढ़ाया है, 650 से बढ़ाकर 700 कर दिया है। और गोल्डमैन सैक्स की HDFC लाइफ पर भी वहां पर उनकी रिपोर्ट आती हुई दिखी है, जो बाय है वो तो मेंटेन कर रहे हैं और टारगेट उन्होंने भी बढ़ाया है, 630 से बढ़ाकर अगर आप देखें 650 कर दिया है। और SBI लाइफ पर CLSA की उनकी भी रिपोर्ट है, जो मेंटेन है, बाय जो है वो तो मेंटेन है, पर टारगेट यहां पर भी अगर आप देखें थोड़ा सा बढ़ाया है, 1325 से बढ़ाकर 1375 कर दिया है। और JP मॉर्गन के SBI लाइफ पर यहां पर जो ओवरवेट है वो तो मेंटेन कर रखे हैं और टारगेट उन्होंने यहां पर भी उन्होंने भी थोड़ा सा बढ़ाया है, 1440 से बढ़ाकर 1470 कर दिया है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट ब्रोकरेज रिपोर्ट जहां पर रखनी है नजर।